बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल FS उर्दू स्टोरी। पेश खिदमत है संदूकची का राज। ज़मरद हबशी ने मश्क में अंबर की तलाश शुरू कर दी। उसने एक एक सराय छान मारी मगर अंबर का कोई सुराग ना मिला। 15 दिनों की इंतहक तलाश के बाद जब वो नाकाम हो गया तो अपने साथियों के हमरा वापस मिस्र को रवाना हो गया। उसने मलका मिस्र को जाकर बताया कि अंबर का मल्क शाम में कोई पता नहीं चल सका। मलका ज़मरद पर बहुत बरसी मगर तीर कमान से निकल चुका था। अब वो क्या कर सकती थी, मजबूरन सब्र करके बैठ गई। अंबर ने खुफिया तौर पर अपने बाप को पैगाम भिजवाया कि रास्ते में मलका के गुलाम उसको गिरफ़्तार करने के लिए ताक़ुब कर रहे थे। इसकी क्या वजह है? रिजाल का माथा टंका तो गोया मलका को मालूम हो गया कि अंबर मुल्क शाम की तरफ रवाना हुआ है। उसने अंबर को कहलवा भेजा कि वो शाम ही में रहे और अभी कुछ अरसा वतन का रुख ना करे, क्योंकि मलका मिस्र उसको कैद करने की फ़िक्र में है। इसकी वजह सिर्फ़ ये है कि सप्पा सालारा का मलका पर बहुत असर है और वो चाहता है कि अंबर को गिरफ़्तार करके हलाक कर दिया जाए। ये बात अगरचा गलत थी मगर अंबर की बेहतरी इसी में थी। उसे जब ये पैगाम मिला तो वो बहुत परेशान हुआ। पोल्का ने उसे कहा, मेरे आका, अब वतन हरगिज़ ना जाइएगा, नहीं तो जालिम सप्पा सालारा आपको मरवा देगा। अंबर खामोश रहा। उसने शाम में एक हकीम के यहाँ मुलाजमत कर ली। उससे जड़ी बूटियों और बीमारियों की दवाइयों का काम सीखने लगा। पोल्का को जैतून के बागों में फलों की रखवाली का काम मिल गया। वक्त इसी तरह गुजरने लगा। 5 बरस बीत गए। इस दौरान एक बार रजाल और उसकी बीवी और मश्क आकर चुपके से अंबर से मिल गए। वो फ़िरौन के मरने का इंतज़ार कर रहे थे ताकि उसकी मौत के बाद मलका पर अंबर के शहज़ादे होने का राज फाश कर दें। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुज़रता चला गया। इस अरसे में अंबर को सारी जड़ी बूटियों का इल्म हासिल हो चुका था। अब वो अपने उस्ताद से खोपड़ी खोलकर दिमाग का ऑपरेशन करने का फ़न सीखने लगा। जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए, कदीम मिस्र के डॉक्टर बड़े लायक थे। वो दिमाग का इलाज खोपड़ी खोलकर करते थे। इस काम में वो इस कदर माहिर थे कि बड़े आराम से इंसान की आधी खोपड़ी खोल देते थे और फिर नाजुक औजारों की मदद से दिमाग का ऑपरेशन करके मरीज़ को अच्छा कर देते थे। 5 बरस के अंदर अंदर अंबर इस फ़न में भी माहिर हो गया। उसने अपने उस्ताद के सामने कई मरीज़ों की खोपड़ी खोलकर उनका इलाज शुरू किया और उन्हें शफ़ायाब भी किया। इसी दौरान में अंबर के माँ बाप बहुत बूढ़े हो गए थे। अंबर पूरा जवान हो चुका था। फूफी का भी इंतकाल हो चुका था। वो पोल्का के साथ अपने उस्ताद की हवेली में रहता था। उसी साल मिस्र में बहुत बड़ा सैलाब आया। अंबर के दोस्त कहरमान ने उसे खबर दी कि उसके माँ बाप सैलाब में हलाक हो गए हैं। अंबर की आंखों में आंसू आ गए। वो अपने मरहूम माँ बाप की कब्रों पर दुआ मांगने के लिए भी मिस्र नहीं जा सकता था। वो सब्र शुक्र करके मुश्क में ही बैठा रहा। उसे शाम आए 12 बरस गुजर चुके थे। इस अरसे में उसे पता चला कि फ़िरौन मर गया और उसकी जगह उसका छोटा भाई अखनातून तख्त पर बैठ गया है। अंबर इसी दिन का इंतज़ार कर रहा था। उसने पोल्का को साथ लिया और एक रोज़ अपने उस्ताद को अलविदा कहकर मिस्र की तरफ रवाना हो गया। वो पूरे 13 बरस बाद अपने वतन वापस आ रहा था। जब वो वहाँ से गया तो नौउम्र लड़का था मगर अब वो पूरा जवान हो चुका था और तिब में महारत हासिल कर चुका था। मिस्र पहुंचकर वो सबसे पहले अपने पुराने घर गया। घर को सैलाब बहा कर ले गया था। वहाँ अब सिवाय मट्टी और रेत के छोटे छोटे टीलों के और कुछ ना था। वो सीधा अपने बचपन के दोस्त कहरमान के घर गया। कहरमान भी अब जवान हो गया था। वो फ़िरौन की शाही फ़ौज में मुलाजिम था। कहरमान अपने पुराने दोस्त अंबर को देखकर उससे लिपट गया। फिर उसने उसके माँ बाप की वफ़ात पर दिली रंजो गम का इजहार किया और उसे माँ बाप की कब्रों पर ले गया।
अंबर ने रोती हुई आंखों के साथ अपने माँ बाप की कब्रों पर दुआ मांगी और वापस कहरमान के घर वापस आ गया। कहरमान का घर बड़ा खूबसूरत और सजा हुआ था। वो एक कुवी हिगल फौजी जवान बन गया था जिसको बड़ी अच्छी तनख्वाह मिलती थी। मुझे खुशी हुई कहरमान कि तुम शाही फ़ौज में चले गए हो। कहरमान ने कहा, अभी तुम्हें अनकरीब ये सुनकर भी खुशी होगी कि मैं मिस्र का फ़िरौन बन गया हूँ। अंबर ने मुस्कुरा कर कहा, रब्बुल अज़ीम करे कि ऐसा ही हो। ऐसा ही होगा अंबर, तुम देख लेना, एक दिन मेरे हाथ में मुक़द्दस छड़ी होगी, सर पर सोने का उकाबी ताज होगा और मैं मिस्र के तख्त पर फ़िरौन बना बैठा हूँगा। कुछ देर वो दोनों इधर उधर की बातें करते रहे। फिर अचानक कहरमान बोला, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, तुम्हारे बाप ने मरते हुए मुझे एक संदूकची दी थी। वो कहते थे कि ये अंबर को दे देना, तुम्हारी अमानत मेरे पास महफूज है, वो तुम ले लो। शुक्रिया कहरमान, कहाँ है मेरी अमानत? कहरमान अपने कमरे में गया और सफ़ेद रंग की एक हाथी दांत की संदूकची लेकर आ गया। ये लो भाई अपनी अमानत। शुक्रिया कहरमान, अच्छा अब मैं जाता हूँ, फिर कब मिलोगे? कल शाम को आऊँगा। कहरमान ने कहा, ज़रूर आना, तुम्हें अपने एक दोस्त से मिलवाऊँगा, ज़रूर आऊँगा। अंबर हाथी दांत की संदूकची लेकर वापस सराय में आ गया। यहाँ पहुँचकर उसे मालूम हुआ कि पोलका घोड़े से गिरकर हलाक हो चुका है। अंबर पर तो गोया गम का पहाड़ टूट पड़ा। अब वो इस दुनिया में अकेला रह गया था। वो बहुत देर सराय के अंधेरे कमरे में लेटा आंसू बहाता रहा। फिर उसने अपने आप को हौसला दिया और हिम्मत करके उठ बैठा। उसने गर्म दूध का एक प्याला पिया और संदूकची खोलकर उसे देखने लगा कि मरहूम बाप ने उसके नाम क्या छोड़ा है। सबसे पहले उसे अपने बाप का एक ख़त मिला। उसने ख़त खोलकर पढ़ना शुरू कर दिया। इस ख़त में अंबर के बाप रज्जाल ने सारा राज खोलकर बयान कर दिया था। ख़त पढ़ने के बाद अंबर हैरत में गुम होकर रह गया। तो क्या वो रज्जाल का बेटा नहीं था? क्या वो फ़िरौन का बेटा था? क्या मलका मिस्र उसकी माँ है? अंबर का जिस्म इस ख्याल से कांप गया और वो एक ज़ालिम फ़िरौन का बेटा है। रज्जाल ने ख़त के आखिर में लिखा था, प्यारे बेटे, तुम्हें इस संदूकची में एक शाही मोहर भी मिलेगी। ये मोहर फ़िरौन के ख़ास मोहरे और सिवाय शहज़ादे के किसी और के पास नहीं हो सकती। ये मोहर हमें इस कश्ती में ही मिली थी जिसमें लिटा कर तुम्हें दरियाए नील में बहा दिया गया था। अंबर ने संदूकची का निचला हिस्सा उलट दिया। फ़िरौन की सोने की एक शाही मोहर सुर्ख मलमल के गिलाफ में लिपटी हुई उसके सामने पड़ी थी। अंबर ने मोहर उठाकर अपनी जेब में रख ली। उसने ख़त को भी संभाल कर रख लिया और अजीब किस्म के ख़यालात में खोया हुआ सो गया। अगले रोज़ उठकर वो कहरमान के पास गया। कहरमान वर्दी पहनकर शाही महल जाने की तैयारियां कर रहा था। उसका वो 2 सफ़ेद घोड़ों वाला रथ उसके मकान के बाहर खड़ा था। उसने अंबर को आते देखकर उसे खुशामदीद कहा, दोस्त, तुम रात आए नहीं, तुम्हें एक ख़ास जगह लेकर जाना था। अंबर ने कहा, मैं थका हुआ था, बिस्तर पर लेटते ही होश ना रही। खैर कोई बात नहीं, आज चलेंगे। अंबर ने कहा, कहरमान, मैं इस शहर में तबाबत का काम करना चाहता हूँ, क्या तुम इस सिलसिले में मेरी मदद कर सकते हो? क्यों नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम जिस किस्म की मदद चाहोगे मैं करने को तैयार हूँ। अंबर बोला, मैं इस शहर के किसी छोटी सी हवेली में बीमारों के लिए एक शफा खाना बनाना चाहता हूँ। मैंने ये हुनर अपने उस्ताद से सीखा है और चाहता हूँ कि दुखी और बीमार लोगों की खिदमत कर लूँ। कहरमान ने कहा, यह कौन सी मुश्किल बात है, मैं आज ही इसका बंदोबस्त कर देता हूँ। दरिया किनारे मेरी अपनी हवेली बड़ी खाली पड़ी है, तुम वहीं ले लो और अपना काम शुरू कर दो। तुम्हारा शुक्रिया कहरमान, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। लंबा तगड़ा कहरमान कहका लगाकर हंस दिया और अंबर के कंधे पर ज़ोर से हाथ मारकर बोला, ये बात कहने की क्या ज़रूरत है अंबर, हम दोनों दोस्त हैं, सच्चे दोस्त हैं और हमेशा दोस्त ही रहेंगे। अगर तुम कहो तो मैं शाही फ़ौज में भी तुम्हें नौकरी दिलवा सकता हूँ। नहीं दोस्त, मैं बीमार लोगों की खिदमत करना चाहता हूँ। जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, अगर
मगर हाँ, आज शाम मेरे साथ चलना मत भूलना। मैं शाम को ज़रूर आऊँगा। शाम को कहरमान अंबर को लेकर थेबस शहर के एक मशहूर और अमीर तरीन रक्कासा के पास ले गया, जहाँ शहर के उमरा और शायर लोग आकर वक्त गुजारते थे। इस रक्कासा का नाम तलाला था। वो बड़ी पुरवकार और ख़ूबसूरत औरत थी। कहरमान ने तलाला से अंबर का तारुफ करवाया। वो अंबर से बातें करने लगी। अब अंबर दूसरे तीसरे रोज़ तलाला के यहाँ जाता। इस अरसे में अंबर ने हवेली में अपना शफ़ा खाना बना लिया था, जहाँ सैकड़ों मरीज़ आकर अपना इलाज करवाते थे। अंबर ने कई अमीर लोगों का दिमागी ऑपरेशन भी बड़ी कामयाबी से किया और वो खूब दौलत कमाई, लेकिन वो अपनी सारी दौलत रक्कासा तलाला के घर आकर खर्च कर देता। ये एक बुरी आदत थी, वो उसके दोस्त ने उसे डाल दी थी। अंबर चूँकि ख़ानदानी आदमी था, इसलिए वो बुराई से बचना चाहता था। एक रोज़ इसने तलाला से कहा, तलाला, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो ताकि हम दोनों एक शरीफाना और नेक ज़िंदगी बसर करें। तलाला कहका मार कर हंस पड़ी और बोली, क्या तुम्हारे पास इतनी दौलत है कि मुझसे ब्याह कर सको? अंबर ने कहा, तुम जो मांगो मैं वो देने को तैयार हूँ, ताकि तुम्हें इस बुरी ज़िंदगी से निजात मिले और मेरा घर भी आबाद हो जाए। तलाला ने कहा, अपने ऑपरेशन के औजार लाकर मुझे दे दो। अंबर कांप उठा। उससे उस ज़माने में ऑपरेशन के औजार बेहद मुक़द्दस समझे जाते थे, क्योंकि उनसे बीमार लोगों का इलाज किया जाता था। इसके बारे में ये ख्याल था कि इन औजारों पर नेकी के फ़रिश्तों का साया होता था, मगर अंबर ने इनकार ना किया और महज इस ख्याल से कि अगर इतनी सी कुर्बानी दे कर एक भटका हुआ इंसान सीधी राह पर आ सकता है, तो ये सौदा कोई महंगा नहीं है। तलाला बड़ी हैरान हुई और उसे ये हरगिज़ उम्मीद नहीं थी कि अंबर औजारों जैसी ऐसी मुक़द्दस शय उसे देने पर तैयार होगा। वैसे भी उस दौर में ऑपरेशन के औजार सोने से भी ज़्यादा महंगे थे। दूसरे रोज़ अंबर ने सारे के सारे औजार लाकर तलाला के हवाले कर दिए। तलाला ने औजारों को अपने संदूक में बंद कर दिए और ताली बजा कर 2 हट्टे कट्टे हबशियों को बुलाकर कहा, इस नौजवान को धक्के देकर मेरे घर से बाहर निकाल दो। अंबर हैरत ज़दा होकर तलाला का मुंह देखने लगा। ये तुम क्या कह रही हो तलाला? तलाला ने गुस्से में गरज कर कहा, और तुम क्या समझते हो कि मैं तुम जैसे ऐसे भिखारी से शादी कर लूँगी? निकल जाओ मेरे घर से, और फिर कभी इधर का रुख भी किया तो गर्दन कटवा दूँगी। अंबर कुछ कहने के लिए आगे बढ़ा ही था कि हट्टे कट्टे हबशी आगे बढ़े। उन्होंने अंबर को उठाया और दरवाजे से बड़े ज़ोर के साथ बाहर गली में फेंक दिया। अंबर को सख्त चोटें आई और वो बेहोश हो गया। आसमान पर बादल ज़ोर से गरजे, बिजली चमकी और बारिश हो गई। अंबर को होश आया तो वो कीचड़ में लथपथ था और उस पर बारिश का पानी गिरता रहा था। उसके दिल ने इबरत पकड़ ली थी। वो चुपके से उठा और अपनी हवेली में आकर तख्त पोश पर लेट गया। फिर उसने गुस्ल किया, अपने ज़ख्मों पर मरहम लगाई, कपड़े बदले और बिस्तर पर लेट गया। 1 हफ़्ते के बाद उसके ज़ख्म ठीक हो गए। उसने कहरमान से कोई बात ना की, इसलिए कि अब वो कहरमान फ़िरौन की फ़ौज का सप्पा सलार बन चुका था और अपना मकान छोड़कर शाही महल में ही रहता था। वो बहुत कम अंबर से मिलता था। अंबर ने गुस्ल के बाद धुले हुए पुराने कपड़े पहने और आखिरी बार तलाला से मुलाकात करने उसके आलीशान मकान पर आ गया। तलाला ने उसे अंदर बुलवाने से इनकार कर दिया। अंबर ने कहलवा भेजा कि वो उसके लिए एक तोहफ़ा लाया है। तलाला ने लालच में आकर उसे बुलवा लिया। वो एक शानदार मसहरी पर बैठी थी। अंबर ने उसके पास आकर जेब से फ़िरौन के सोने की शाही मोहर निकाल कर कहा, इसे पहचानती हो? तलाला की आंखें फटी रह गईं। वह फ़िरौन की शाही मोहर को साफ़ तौर पर पहचान गई थी। उसने कहा, हाँ, ये शाही मोहर है, इसको गौर से देख लो। मैं देख रही हूँ अंबर, ये फ़िरौन की शाही मोहर है, मगर तुम्हारे पास कैसे आई? इसलिए कि ये मेरी और मेरा हक़ है। क्या मतलब? अंबर ने हकारत से तलाला की तरफ देखकर कहा, तुम बदनसीब हो तलाला,
ایک وقت آئے گا جب تمہیں علم ہوگا تم نے عنبر سے نہیں بلکہ فرعون مصر کے بیٹے سے شادی سے انکار کیا تھا، پھر تم پچھتاؤ گی مگر کچھ نہ ہو سکے گا۔ اتنا کہہ کر عنبر بڑی تیزی سے واپس آ گیا۔ طلالہ اسے پکارتی ہی رہی مگر عنبر اس اثنا میں مکان سے باہر جا چکا تھا۔